एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। दिस इज सलोनी पांडे। सो आज के हमारे इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं द इम्पैक्ट ऑफ लैंड रिफॉर्म्स ड्यूरिंग इंडिपेंडेंट इंडिया। चैप्टर 4 हम पढ़ रहे हैं चेंज एंड डेवलपमेंट इन रूरल सोसाइटी। हमारे प्रीवियस लेक्चर में क्या एक चीज पढ़ी थी हमने, द इम्पैक्ट ऑफ लैंड रिफॉर्म्स ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड, यानी कि लैंड रिफॉर्म्स होते हैं और लैंड रिफॉर्म्स का इम्पैक्ट कॉलोनियल पीरियड में कैसा रहा। तो इसके अंदर हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा जमींदारी सिस्टम एंड रेयतवारी सिस्टम। अब इंडिया इंडिपेंडेंट हो जाता है, कब हो जाता है 1947 में। सो इसके बाद में किस तरह के लैंड रिफॉर्म्स होते हैं और उसका क्या इम्पैक्ट होता है इंडियन सोसाइटी पे, स्पेशली रूरल सोसाइटी के ऊपर, ये एक चीज हम पढ़ने वाले हैं। क्लियर है? सो अभी तक जो चीजें हम पढ़ चुके हैं, हमने अग्रेरियन स्ट्रक्चर पढ़ा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स पढ़ा, फिर किस तरह से ब्रिटिशर्स ने ये एग्रेरियन स्ट्रक्चर को चेंज किया, कैसे जमींदारी सिस्टम आया, उससे कितना ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन हुआ, रेयतवारी सिस्टम आया। सो कोई भी सिस्टम हो, कोई भी रिफॉर्म हो, उसके प्रॉज एंड कॉन्स दोनों ही थे। ठीक है। अब लेकिन एक चीज जो ब्रिटिश टाइम में थी या ब्रिटिश रूल के अंदर थी, वो ये थी कि हमारा जो एग्रीकल्चरल सिस्टम था, हमारा जो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चरल सिस्टम था, वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से तहस नहस हो चुका था ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज की वजह से। अब हम हो जाते हैं इंडिपेंडेंट। कब हो जाते हैं इंडिपेंडेंट? 1947 में। सो आफ्टर इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट, Nehru and his policy advisors embarked on a program of planned development that focused on agriculture, एग्रेरियन रिफॉर्म एज वेल एज इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब देखो क्या होता है, जब हम 1947 में हो गए इंडिपेंडेंट, सो जो हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने एक पॉलिसी लेके आते हैं। वो और उनके जो पॉलिसी एडवाइजर्स होते हैं, वो एक प्रोग्राम लॉन्च करते हैं। प्रोग्राम वाज द प्लान्ड डेवलपमेंट या फिर नेशनल प्लानिंग प्रोग्राम। इसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा है, आपको याद होगा। सो ये जो नेशनल प्लानिंग प्रोग्राम था, इसमें हमने एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियलाइजेशन दोनों को ही फोकस किया और इन दोनों में ही रिफॉर्म हमने करना स्टार्ट किए इंडिपेंडेंस के बाद से ही। जो हमने 5 ईयर प्लान्स पढ़े थे, मतलब हमने डिटेल में तो डिस्कस नहीं किए थे, लेकिन हमने ये पढ़ा था कि भैया जो है इंडिपेंडेंस के बाद में 5 ईयर प्लान्स लेके आते हैं और फिर इन 5 ईयर प्लान्स में हम 5 ईयर्स के लिए अपने टारगेट्स रखते हैं और हम उन्हें अकम्प्लिश करते हैं। क्लियर है? सो ये हमने कहाँ पढ़ा था? नेशनल प्लानिंग प्रोग्राम के अंदर। इसी प्रोग्राम में जो आपका फर्स्ट 5 ईयर प्लान होता है वो एग्रीकल्चर फोकस्ड होता है, जो सेकंड 5 ईयर प्लान होता है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन पर फोकस्ड होता है। सो यहाँ पर हम स्पेशली एग्रीकल्चर को डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं? लैंड रिफॉर्म्स को पढ़ रहे हैं इंडिपेंडेंट इंडिया के बाद में। सो The policy makers were responding to the dismal agricultural situation in India at that time. क्यों हमने अब एग्रीकल्चर को फोकस किया? क्योंकि उस टाइम में जो हमारे पॉलिसी मेकर्स थे, वो हमारे ये जो पूरा एग्रीकल्चरल सिचुएशन डिसमल हो चुका था, यानी कि एक तरह से तहस नहस हो चुका था, निराशाजनक था हमारा एग्रीकल्चर उस एक समय में। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स हमें मतलब चले जाते हैं, उनका रूल खत्म हो जाता है और हमारी सोसाइटी जिस तरह से उन्होंने पूरी एक्सप्लॉइट की थी वैसी ही थी। तो अब इस सिचुएशन को देख के वो बहुत ज्यादा चिंता में थे, तो इसीलिए उन्होंने क्या करना स्टार्ट किया? एग्रीकल्चर में रिफॉर्म करना स्टार्ट किया। एंड दिस वाज मार्क्ड बाय लो प्रोडक्टिविटी, डिपेंडेंस ऑन इंपोर्टेड फूड ग्रेन्स एंड द इंटेंस पॉवर्टी ऑफ अ लार्ज सेक्शन ऑफ द रूरल पॉपुलेशन। सो हमने देखा किस तरह का हमारा उस समय में एग्रीकल्चरल सिचुएशन था जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस। लो प्रोडक्टिविटी। लो प्रोडक्टिविटी मतलब कि हमारा जो प्रोड्यूस था वो बहुत ही कम आ रहा था। ठीक है। इसी के साथ में डिपेंडेंस ऑन इंपोर्टेड फूड ग्रेन्स, हम ज्यादातर डिपेंड हो चुके थे इंपोर्ट के ऊपर, यानी हमारे यहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी प्रोडक्शन नहीं हो रहा था। या फिर मैंने आपको जैसे बताया कि प्रोडक्शन जो था वो बहुत ही ज्यादा लो था, कम से कम मिनिमल प्रोडक्शन होता था, हम सभी की नीड्स को सेटिस्फाई नहीं कर पाते थे। तो हम क्या करते थे? बाहर की कंट्रीज से इंपोर्ट करते थे फूड ग्रेन्स को, जिसकी वजह से हमारे यहाँ इंटेंस पॉवर्टी भी आ चुकी थी। पॉवर्टी भी उस समय चली रही थी और बहुत ज्यादा इंटेंस हो चुकी थी, यानी कि लार्ज सेक्शन ऑफ रूरल पॉपुलेशन इन सारी चीजों से सफर कर रहा था।
They felt that a major reform in the agrarian structure and especially in the land holding system and the distribution of land was necessary if agriculture were to progress. तो फिर पॉलिसी मेकर्स ने क्या एक चीज सोची कि अब जो है हमारे इस अग्रेरियन स्ट्रक्चर को, यानी स्पेशली जो हमारे लैंड होल्डिंग सिस्टम है, किस तरह से लैंड को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, इस सिस्टम में चेंजेस लाने की जरूरत है अगर हमें एग्रीकल्चर को प्रोग्रेस करवाना है। तो जैसे हमने पहले पढ़ा कि जो है ब्रिटिशर जमींदारी सिस्टम लेके आते हैं, 3-4 चीजें हमने यहाँ पे डिस्कस करी थी। एक तो देखो, हमने देखा कि सबसे पहले जो है लैंड सेटलमेंट होता है। ये जो लैंड सेटलमेंट करते हैं ब्रिटिशर्स, ये क्या करते हैं, लैंड राइट्स दे देते हैं अपर कास्ट के पीपल को। ये एक चीज हमने डिस्कस करी। फिर इसके बाद में क्या किया, जमींदारी सिस्टम भी आया साथ ही साथ, है ना। ये हम डिस्कस कर रहे हैं कि पहले से किस तरह का जो है एक एग्रीकल्चर को लेके सिस्टम प्रिवेल कर रहा था, जिसकी वजह से आज हम एग्रीकल्चर का एक्सप्लॉइटेशन देख रहे हैं। आज मतलब 1947 के टाइम की हम बात कर रहे हैं। सो फिर लेके आते हैं जमींदारी सिस्टम। जमींदार्स को राइट दे देते हैं टैक्स कलेक्ट करने के। सो ये जमींदार्स क्या करते हैं, पीजेंट्स को एक्सप्लॉइट करते हैं, उनसे मनमाने ढंग से टैक्स कलेक्ट करते हैं। अल्टीमेटली पीजेंट्स जो हैं वो बहुत ज्यादा पॉवर्टी को फेस करने लग जाते हैं। हमने एक और देखा, रेयतवारी सिस्टम, और इसके पहले आपने पढ़ा होगा महलवारी सिस्टम। एंड मेनी ऐसे सिस्टम होंगे एग्रीकल्चर से रिलेटेड जहां पर जो है अल्टीमेटली एग्रीकल्चर पूरी तरीके से एक्सप्लॉइट हुआ इंडिया का। हमारी जो ट्रेडिशनल टेक्निक्स थी उन सभी को खत्म करके, बंद करके, ब्रिटिशर्स ने अपने अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पर प्रोडक्शन करवाने की कोशिश करी। जैसे इसमें एक और चीज आपने पढ़ी होगी, इंडिगो कल्टीवेशन। इसमें क्या किया था ब्रिटिशर्स ने, पीजेंट्स को फोर्स किया गया कि वो इंडिगो ही कल्टीवेट करेंगे। पहली चीज तो इंडिगो से बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता था ब्रिटिशर्स को, और फिर बहुत सारे ऐसे फार्मर्स थे जिन्होंने इसको अडॉप्ट, मतलब इस पूरी टेक्निक को अडॉप्ट भी किया, लेकिन अल्टीमेटली लॉन्ग रन में उनको इसकी वजह से क्या हुआ, लॉस हुआ। सो इन सारे रीजंस की वजह से हमने देखा कि किस तरह से हमारा जो एग्रीकल्चर का पूरा स्ट्रक्चर है या फिर एग्रीकल्चर पूरी तरह से एक्सप्लॉइट हो गया, जिसकी वजह से हमें लो प्रोडक्टिविटी फेस करनी पड़ी, हमें डिपेंडेंट होना पड़ा फूड ग्रेन्स के लिए दूसरी कंट्रीज पर, हमारे यहाँ इंटेंस पॉवर्टी हो गई। व्हाट इज लो प्रोडक्टिविटी, जहां पर आपके पास में जो रिसोर्सेज अवेलेबल है आप उनको फुल्ली यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हो और आपका जो प्रोडक्शन है वो कम आ रहा है। ठीक है, आप दूसरी कंट्रीज पर जो है पूरी तरह से डिपेंडेंट हो फूड ग्रेन्स को लेके, कि क्यों, क्योंकि हमारे यहाँ पर कोई प्रोड्यूस नहीं हो रहा, और इन सभी रीजंस की वजह से पॉवर्टी भी हमें फेस करनी पड़ रही है। एक और चीज हमने पढ़ी थी कि ब्रिटिशर्स के टाइम पे फेमाइन्स आ गए थे, जिसकी वजह से और ज्यादा पॉवर्टी हो गई, लोगों मतलब भुखमरी की वजह से बहुत सारे लोग जो है उनकी डेथ हो गई थी। तो इन सभी रीजंस को ध्यान में रखते हुए पॉलिसी मेकर्स ने क्या एक चीज सोची कि भैया अब जरूरत है अग्रेरियन स्ट्रक्चर में रिफॉर्म्स लाने की, और सबसे पहले रिफॉर्म कहाँ करना है, इस लैंड होल्डिंग में या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड का जो सिस्टम है, तभी हमारा एग्रीकल्चर प्रोग्रेस कर पाएगा। सो फ्रॉम द 1950s टू द 1970s अ सीरीज ऑफ लैंड रिफॉर्म लॉज वर पास्ड। इसीलिए 1950s से लेके फिर 1970s तक हमारे यहाँ पर इस सीरीज ऑफ लॉज जो है लैंड को लेके वो पास किए गए at the national level as well as in the states that were intended to bring about these changes। तो यानी कि नेशनल लेवल पर भी और स्टेट लेवल पर भी हमने बहुत सारे रिफॉर्म्स किए, बहुत सारे लैंड को लेके लॉज लेके आए और जिससे हमारा एग्रीकल्चर प्रोग्रेस कर पाए। इसमें सबसे पहला कौन सा था, The first important legislation was the abolition of the जमींदारी सिस्टम। जो जमींदारी सिस्टम को ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ पर इंट्रोड्यूस करते हैं, सबसे पहले इस जमींदारी सिस्टम को जो है खत्म करना है, which removed the layer of intermediaries who stood between the cultivators and the state। So एक तरफ देखो गवर्नमेंट है, एक तरफ पीजेंट्स हैं। ये पीजेंट्स क्या कर रहे हैं, ये कल्टीवेट कर रहे हैं, ठीक है, प्रोड्यूस कर रहे हैं। गवर्नमेंट इनसे सारा कुछ जो भी प्रोड्यूस है वो लेती है, फिर डिस्ट्रीब्यूट करती है। हम कब की बात करें, इंडिपेंडेंट हो चुके हैं अब ये गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूट करेगी, लेकिन जो गवर्नमेंट टैक्स मतलब जो भी टैक्स लगाती थी वो क्या करते थे, ये जमींदार लोग कलेक्ट करते थे इनसे और फिर गवर्नमेंट को देते थे। और इन मिडिल मैन या फिर इंटरमीडियरीज की वजह से ना ही गवर्नमेंट को
प्रॉफिट हो रहा था, ना ही इन पीजेंट्स को प्रॉफिट हो रहा था, सारा प्रॉफिट जा रहा था इन जमींदारों के पास में। सो उनने क्या करा, सबसे पहले इस सिस्टम को खत्म करो और डायरेक्ट कॉन्टेक्ट बनाओ पीजेंट्स और गवर्नमेंट के बीच में। इन जमींदारों को, जो कि ये इंटरमीडिएरीज हैं, इनका रोल पूरी तरीके से हमको खत्म करना है। तो सबसे पहला लॉ या सबसे पहला लेजिस्लेशन क्या आता है, एबोलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम। Of all the land reform laws that were passed, this was probably the most effective, for in most areas it succeeded in taking away the superior rights of the zamindars over the land and weakening their economic and political power. अब गवर्नमेंट ने जितने भी लैंड रिफॉर्म्स किए थे, उन सभी लैंड रिफॉर्म्स में से सबसे ज्यादा इफेक्टिव था ये एबॉलिशन ऑफ द जमींदारी सिस्टम। क्यों? क्योंकि इस सिस्टम के अंदर जमींदार्स के पास में जो एक्सेस पावर थी वो पूरी तरह से खत्म कर दी जाती है। इनका जो राइट था लैंड के ऊपर वो पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाता है, इनकी सुपीरियरिटी को खत्म कर दिया जाता है और यहाँ से जो इनकी इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पावर है वो भी वीक हो जाती है। This did not happen without a struggle, of course, but ultimately the effect was to strengthen the position of the actual landholders and cultivators at the local level. अब ये जो हम इस बात कर रहे हैं कि हमने अबॉलिश कर दिया जमींदारी सिस्टम को, ये बहुत इजीली नहीं हुआ था कि गवर्नमेंट ने बोला जमींदारी सिस्टम खत्म होगा तो जमींदारी सिस्टम एकदम से खत्म हो जाता है। नहीं, जमींदार जो थे वो अपनी पावर हमेशा मेंटेन करके रखना चाहते थे, तो उन्होंने इस चीज को बहुत रेसिस्ट भी किया, लेकिन बहुत लंबे स्ट्रगल के बाद में अल्टीमेटली ये जो सिस्टम है ये खत्म हो जाता है। और इसके पीछे पर्पस क्या था, हमें जो लैंड होल्डर्स एक्चुअल में हैं, जो एक्चुअल में कल्टीवेटर्स हैं, हमें इन्हें स्ट्रांग बनाना है लोकल लेवल पर, ना कि जमींदार को। जो प्रोड्यूस कर रहा है उसे इंपॉर्टेंस देना है, ना कि जमींदार को। और इसी मोटिव के साथ में, इसी एक गोल के साथ में जो है एबॉलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम कौन इंट्रोड्यूस करती है, गवर्नमेंट। क्लियर है ये? However, zamindari abolition did not wipe out landlordism or the tenancy or sharecropping system which continued in many areas. It only removed the top layer of landlords in the multi-layered agrarian structure. अब देखो, बहुत सारे एरियाज में ऐसा जरूरी नहीं है कि जमींदारी सिस्टम पूरे इंडिया से वाइप आउट हो गया था, ऐसा नहीं था। बहुत से रीजन से या एरिया से वाइप आउट हो चुका था और बहुत सारी जगह पे प्रेजेंट भी था। हमने बस क्या एक चीज करने की कोशिश करी थी, देखो बहुत सारे एरियाज में जमींदारी सिस्टम, मतलब ये जो हमने लॉ लेके आए थे कि ये अबॉलिश कर देंगे जमींदारी सिस्टम को, इस लॉ के बाद भी बहुत सारे एरियाज में ये सिस्टम वर्क कर रहा था। वहां पर भी लैंडलॉर्डिज्म, टीनेंसी, शेयर क्रॉपिंग सिस्टम वर्क कर रहे थे। लेकिन हमारा पर्पस क्या था, अब जैसे जस्ट सपोज आज को है, जो है गवर्नमेंट कोई स्कीम लेके आ जाती है, उसे पूरे इंडिया में इम्प्लीमेंट करना बहुत ही मुश्किल काम है, सबसे पहली चीज तो। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन कोई इजी वर्क नहीं है कि गवर्नमेंट ने बोला और सबने उस एक चीज को मान लिया। हम तो इंडिपेंडेंस के टाइम की बात कर रहे हैं, जब तो इतनी ज्यादा पॉपुलेशन हमारी हुआ करती थी, इतनी सारी प्रॉब्लम्स हुआ करती थी। सो जमींदारी सिस्टम इजीली जो है खत्म नहीं हुआ था। लेकिन हमारी कोशिश क्या थी इस लॉ के थ्रू कि ये जो हमारा एक एग्रेरियन स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर में जहां पर ये गवर्नमेंट है, ये जमींदार है और ये जो है आपका कल्टीवेटर है, हम यहां से बस एक लेयर को हटा दे रहे हैं। इस लेयर को हमने हटा दिया। अब जो है डायरेक्ट कांटेक्ट हो गया गवर्नमेंट और कल्टीवेटर के बीच में, और जो कल्टीवेटर्स हैं, जो लैंडलॉर्ड्स एक्चुअल में हैं, उनकी पोजीशन को हमें स्ट्रॉन्ग करना है। क्लियर है? सो दिस वाज योर फर्स्ट लॉ दैट वाज मेड टू, or this was the first land reforms that impacted your society. Second is, among the other major land reform laws that were introduced were the Tenancy Abolition and Regulation Acts. ठीक है, अब इसी में जो सेकंड है, सेकंड इंट्रोड्यूस किया गया लैंड रिफॉर्म, दैट इज द टीनेंसी अबॉलिशन एंड रेगुलेशन एक्ट। अब टीनेंट्स कौन होते हैं, हमने पढ़ा था कि जो किराए पे या फिर रेंट पे जमीन को ले लेते हैं, फिर उसकी देखरेख करते हैं। जैसे सपोज आई एम अ टीनेंट और ये जो ए है ये लैंडलॉर्ड है, इसके पास में बहुत सारी जमीन थी, तो मैंने इससे कहा कि आप मुझे दे दीजिए आपकी जमीन, मैं इस पे खेती किसानी करूंगी और फिर जो भी प्रोड्यूस आएगा उसका कुछ परसेंट मैं आपको दिया करूंगी। सो ये परसेंट कितना चलता था, 50 to 75% रेंट चलता था उस एक टाइम पीरियड में जो हमने डिस्कस किया था टीनेंट्स में। सो मैं क्या करती थी, जो भी प्रोड्यूस होता था उसको सेल आउट करती थी, फिर मुझे जितना भी प्रॉफिट होता था या जो भी मैं अर्न करती थी, उस इनकम को मैं अपने लेबरर्स में भी बांटती थी। फिर उसके बाद में कुछ परसेंट मेरा होता था और जितना परसेंट इस लैंडलॉर्ड का होगा वो तो मुझे देना ही देना है, भले मेरी इनकम हो या ना हो।
ठीक है। सो ये एक टीनेंसी सिस्टम भी चलता था। सो इस टीनेंसी अबॉलिशन के लिए और रेगुलेशन को लेके हम एक्ट्स लेके आते हैं, ठीक है। ये हमारा सेकंड लैंड रिफॉर्म होता है। फर्स्ट क्या था, अबॉलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम, सेकंड इज योर टीनेंसी अबॉलिशन एंड रेगुलेशन एक्ट। They attempted either to outlaw tenancy altogether or to regulate rents to give some security to the tenants। अब जैसे मैंने आपको बताया, जस्ट सपोज मैंने जो भी प्रोड्यूस किया है उससे मुझे 1000 रुपीज जो है इनकम होती है। मैंने जो भी प्रोड्यूस किया उसको सेल करने से जस्ट सपोज 1000 इनकम होती है। इस 1000 में से 400 मैंने अपने लेबर्स को बांट दिए। लेबर्स की इनकम है, मैंने जो लेबर्स लगाए थे 400 मैंने अपने लेबर्स को दे दिया। अब इस 1000 का 50% मुझे इसको देना है। मैंने 50% यानी कि 500 किसको दे दिया, लैंडलॉर्ड को। मेरे पास कितना बचा, 100। और बहुत बार ऐसा होता था कि पूरी की पूरी इनकम सिर्फ लैंडलॉर्ड को देने में ही चली जाती थी। और जस्ट सपोज अब मान लीजिए ये 1000 है, इसका रेंट 75% है, तो मतलब मुझे 750 तो सबसे पहले लैंडलॉर्ड को देना है। फिर ये 400 जो है ये भी मुझे अपनी पॉकेट से पे करना पड़ेगा और फिर मेरे पास में तो कुछ आएगा ही नहीं। सो ये जो पूरा टीनेंसी का एक सिस्टम वर्क करता था, इसको लेके लॉ लाते हैं। क्या कोशिश रहती है कि या तो ये पूरे टीनेंसी सिस्टम को खत्म कर देते हैं या फिर इस टीनेंसी सिस्टम को रेगुलेट करते हैं। इसमें कुछ गाइडलाइंस, रूल्स, लॉ, रेगुलेशंस लेके आते हैं जिसके थ्रू जो टीनेंट्स हैं उन्हें भी सिक्योरिटी मिले कि कुछ इनकम उनके पास में भी रहे। यानी कि अल्टीमेटली क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, जो रेंट है, रेंट का जो अमाउंट है उसको रेगुलेट करना चाह रहे हैं, ठीक है। ये क्या था, ये था आपका सेकंड लैंड रिफॉर्म। इन मोस्ट ऑफ द स्टेट्स दीज लॉज वर नेवर इंप्लीमेंटेड वेरी इफेक्टिवली। अब ये जो हमने लॉ पढ़े, एबॉलिशन ऑफ जमींदारी और टीनेंसी रेगुलेशन, ये वाले दोनों ही लॉ जो हैं ये बहुत सारे स्टेट्स में इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट नहीं हुए थे। यानी कि पूरे इंडिया की, जैसे मैं आपको बात बता रही हूँ कि इम्प्लीमेंटेशन इज अ टफ टास्क, है ना। सो पूरे इंडिया में ये इजीली एप्लीकेबल नहीं हो पाए, इम्प्लीमेंट नहीं हो पाए, क्योंकि बहुत सारे स्टेट्स इनको रेगुलेट नहीं कर पाए और बहुत सारे ऐसे जमींदार थे, टीनेंट्स थे या फिर लैंडलॉर्ड्स थे जिन्होंने इस सिस्टम को एक्सेप्ट ही नहीं किया। वो अपने मनमाने ढंग से जो है अपना काम कर रहे हैं, उन्हें लॉ से कोई मतलब नहीं है। In West Bengal and Kerala, there was a radical restructuring of the agrarian structure that gave land rights to the tenants. वेस्ट बंगाल और केरल में इस यहाँ पर एक पॉइंट ये बता रहे हैं कि बहुत सारे स्टेट्स ने अपने अकॉर्डिंग भी लैंड रिफॉर्म्स किए थे। जैसे वेस्ट बंगाल है और केरल है, तो इन्होंने जो एग्रेरियन स्ट्रक्चर था उसको रेडिकली रीस्ट्रक्चर किया और लैंड राइट्स दे दिए टीनेंट्स को। ठीक है, किसको दे दिए, लैंड राइट्स टीनेंट्स को दे दिए। जो अभी तक सिर्फ और सिर्फ रेंट पे करता था और सारा मैनेजमेंट करता था, लेकिन उसके पास में लैंड राइट्स नहीं थे, उन्होंने टीनेंट्स को जो है लैंड राइट्स दे दिए। यानी कि नेशनल लेवल पे तो प्लान्स, पॉलिसीज, प्रोग्राम्स बन ही रहे थे, साथ ही साथ जो स्टेट्स थे वो भी वर्क कर रहे थे कि हम कैसे तो भी करके हमारे यहाँ पर ये जो लैंड रीस्ट्रक्चरिंग है या फिर ये जो हमारा एग्रेरियन स्ट्रक्चर है हम इसको रिफॉर्म करें। The third major category of land reform laws were the land sealing acts। अब इसी में जो थर्ड मेजर लैंड रिफॉर्म होता है that is the land sealing act and this is one of the important act। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप आगे तक पढ़ने वाले हो तो इसको अच्छे से समझिएगा। अभी जो पढ़े वो भी बहुत इंपॉर्टेंट थे, लेकिन ये उनसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, These laws imposed an upper limit on the amount of land that can be owned by a particular family। इस एक्ट के थ्रू या इस लॉ के थ्रू क्या एक चीज होती है, गवर्नमेंट एक अपर लिमिट फिक्स कर देती है कि ये एक पर्टिकुलर फैमिली के पास में इतना ही लैंड होगा। ठीक है, क्या कर रहे हैं, अपर लिमिट को फिक्स कर रहे हैं ऑन द अमाउंट ऑफ लैंड। एक पर्टिकुलर फैमिली कितना लैंड ओन करेगी। जैसे जस्ट सपोज गवर्नमेंट ने कह दिया कि एक फैमिली के पास में सिर्फ और सिर्फ 1 एकड़ लैंड ही होना चाहिए, तो ये क्या हो गया, ये अपर लिमिट सेट हो गई। अब इसमें क्या सारी चीजें हुई थी, इन्हें हम डिस्कस कर लेते हैं। क्लियर है, लैंड सीलिंग एक्ट्स। द सीलिंग वेरीज फ्रॉम रीजन टू रीजन डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ लैंड, इट्स प्रोडक्टिविटी एंड अदर सच फैक्टर्स। अब ये देखिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, काइंड ऑफ लैंड, प्रोडक्टिविटी एंड अदर सच फैक्टर्स। अब सीलिंग लिमिट कितनी होने वाली है, सीलिंग लिमिट जो हम लिमिट की बात करें, जैसे यहाँ मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि 1 एकड़ एक फैमिली के पास में होगी। अब डिफरेंट रीजन्स में ये सीलिंग लिमिट डिफरेंट थी। जस्ट सपोज इंडिया के हम इन 5 रीजन्स की बात कर रहे हैं या 3 रीजन्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब इन रीजन्स में किस तरह का लैंड है, ठीक है,
कैसी वहां के लैंड की प्रोडक्टिविटी है, ठीक है, वहां का लैंड ज्यादा प्रोडक्टिव है या कम प्रोडक्टिव है, वहां पर किस तरह का लैंड है, ड्राई लैंड है, बैरन लैंड है, या फिर जो है अच्छा मतलब नमी वाला लैंड है, और भी डिफरेंट फैक्टर्स। इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हमने सीलिंग लिमिट को तय किया था। देखो कैसे, वेरी प्रोडक्टिव लैंड हैज लो सीलिंग वाइल अनप्रोडक्टिव ड्राई लैंड हैज अ हायर सीलिंग लिमिट। अब जस्ट सपोज यहां पर वेरी प्रोडक्टिव लैंड है, यहां पर ड्राई लैंड है, ठीक है, यानी कि यहाँ की जो जमीन है वो सूखी है, बंजर टाइप से, बंजर नहीं सूखी मान लेते हैं, यहाँ पे बहुत ही ज्यादा प्रोडक्टिव लैंड है, ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि बहुत ही ज्यादा प्रोडक्टिव लैंड है तो इतनी सी जमीन भी अगर किसी के पास में होगी तो उसमें भी प्रोडक्शन अच्छा खासा होने वाला है। सो जहां वेरी प्रोडक्टिव लैंड होगा वहां पर सीलिंग लिमिट कम होने वाली है, यानी कि जस्ट सपोज यहाँ पर 10 फैमिलीज हैं तो सबको जो है इतना इतना लैंड मिलने वाला है, सबको इक्वल मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर भी सेम ऐसा ही स्ट्रक्चर, सबके पास में इतना लैंड होने वाला है। अब जस्ट सपोज ये वाला जो लैंड है ये ड्राई है, सो क्योंकि ड्राई लैंड है तो यहाँ पर आपकी सीलिंग लिमिट ज्यादा होने वाली है, यानी कि 10 फैमिलीज हैं तो उनके अकॉर्डिंग हम फिर जो है लैंड को भी ज्यादा डिवाइड करने वाले हैं। यानी वेरी प्रोडक्टिव लैंड हैज लो सीलिंग लिमिट एंड अनप्रोडक्टिव ड्राई लैंड हैज हायर सीलिंग लिमिट। क्लियर है, आई ये चीज समझ में कि जहां पर अच्छी खासी खेती किसानी होगी वहां पर छोटा लैंड देंगे, मतलब कम लैंड देंगे, जहां पर ड्राई लैंड होगा वहां पर लोगों के पास में ज्यादा लैंड होगा। According to these acts, the state is supposed to identify and take possession of surplus land. अब जैसे जस्ट सपोज मान लीजिए ये गीता की फैमिली है, गीता नहीं, वुमेन की डिस्कशन बाद में करेंगे। जस्ट सपोज कोई मेल ले लेते हैं, गोलू की फैमिली है, इसके पास में इसको सीलिंग लिमिट मिली है कि आप जो है आपके पास में 1 एकड़ लैंड होना चाहिए, ये इसकी सीलिंग लिमिट है। अब इसने क्या करा, इसने आसपास की जमीन को भी अपने कब्जे में ले लिया। इसका लैंड होना चाहिए था इतना, लेकिन इसने क्या किया, ये आजू बाजू का जितना लैंड था इसको अपने अंडर में ले लिया और वो जो कहते हैं ना हिंदी में कब्जा कर लिया। अब गवर्नमेंट को क्या इंश्योर करना था कि जिसके भी पास में ये सरप्लस लैंड है इसको आइडेंटिफाई करो और ये पूरा लैंड जाएगा किसके पास में, गवर्नमेंट के पास में। सो द गवर्नमेंट, द स्टेट इज सपोज टू आइडेंटिफाई एंड टेक पोजेशन ऑफ सरप्लस लैंड हेल्ड बाय ईच हाउस होल्ड एंड रीडिस्ट्रीब्यूट इट टू लैंडलेस फैमिलीज एंड हाउस होल्ड इन अदर स्पेसिफाइड कैटेगरीज सच एज SC ST। सो ये जितना भी सरप्लस लैंड इस गोलू के पास में है, गवर्नमेंट क्या करेगी, इससे ये लैंड ले लेगी और फिर जो फैमिलीज हैं जिनके पास में किसी तरह की कोई जमीन नहीं है, कोई लैंड नहीं है, इसको उन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। स्पेशली इसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया था SC ST के बीच में, ठीक है, स्पेसिफाइड कैटेगरीज में जैसे कि SC ST। सो इस तरह की पुअर फैमिलीज को, लैंडलेस फैमिलीज को ये जो लैंड है इसको रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता था। क्लियर है, आए यहां तक समझ में। But in most of the states, these acts proved to be toothless. There were many loopholes and other strategies through which most landowners were able to escape from having their surplus land taken over by the state. लेकिन जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि सभी चीज़ों के प्रॉस भी होते हैं, कॉन्स भी होते हैं। सो यहाँ पर क्या एक चीज़ हुई, जैसे हम बोल रहे हैं कि जिसके भी पास सरप्लस लैंड होगा वो गवर्नमेंट ले लेगी, लेकिन लोग बड़े चतुर थे, बड़े चालाक थे, तो वो क्या करते थे, इस सरप्लस लैंड को शो करने में बच जाते थे। कैसे बचते थे, देखो, देयर वर मेनी लूप होल्स एंड स्ट्रैटेजीज। सो सरप्लस लैंड से बच जाते थे, यानी स्टेट उनके लैंड को नहीं ऐसे आइडेंटिफाई कर पाता था कि ये सरप्लस है। कैसे करते थे, वाइल सम वेरी लार्ज स्टेट्स वर ब्रोकन अप, इन मोस्ट केसेस लैंड ओनर्स मैनेज टू डिवाइड द लैंड अमंग रिलेटिव्स एंड अदर्स। अब जैसे मैंने आपसे कहा कि गोलू के पास में तो इतनी जमीन होनी चाहिए, इसने क्या करा, इसने इतनी सारी जमीन के ऊपर पूरा कब्जा कर लिया, ठीक है, ये कर दी अपने जो है भतीजे के नाम पे कर दी, ये कर दी अपने चाचा के नाम पे, ये कर दी अपने भाई के नाम पे, और ये वाली कर दी अपने फूफा जी के नाम पे, ठीक है, उसके रिलेटिव्स के नाम पे उसने अपने आसपास की पूरी जमीन कर दी। यानी कि है तो एक ही फैमिली, मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, जॉइंट फैमिली की बात नहीं कर रहे, न्यूक्लियर फैमिली की बात कर रहे हैं। उसने दूसरे अपने रिलेटिव्स वगैरह के नाम पे, अपने फ्रेंड्स के नाम पे इस वाली जमीन को उनके नाम पे कर दिया। यानी कि कागज में तो शो होगा कि ये जमीन जो है रामू काका की है, लेकिन एक्चुअल में ये पूरी जमीन किसकी है, गोलू की। ठीक है, आया समझ में। सो ये पूरी जमीन है गोलू की, लेकिन उसने क्या करा, अपने रिलेटिव्स के नाम में कर दिया, अपने सर्वेंट्स के नाम तक भी कर देते थे लोग, और इसे ही कहा जाता है बेनामी ट्रांसफर या फिर बेनामी संपत्ति।
which allowed them to keep control over the land, in fact if not in name. So यहाँ पर क्या एक चीज हो रही है कि जमीन तो उसी की है, जमीन गोलू की है, लेकिन उसने अपने रिलेटिव्स, रिश्तेदारों, फ्रेंड्स, अपने सर्वेंट्स इनके नाम पे कर दी. सो जब ऑन पेपर रिकॉर्ड देखा जाएगा तो कहा जाएगा नहीं नहीं ये जमीन तो जो है दूसरे लोगों की है, लेकिन एक्चुअल में इसके ऊपर कल्टीवेशन कौन कर रहा है? गोलू कर रहा है. सारा प्रॉफिट किसको मिल रहा है? गोलू को मिल रहा है. और बाकी जो उसके रिश्तेदार है उनको थोड़ा थोड़ा एक एक बोरी गेहूं चावल दे देता होगा तो वो बच जाते होंगे. ठीक है. सो इस तरह की प्रैक्टिसेस के थ्रू क्या करते थे? लोग बच जाते थे. ठीक है, आया समझ में? In some places, some rich farmers actually divorced their wives. ये देखो, ये एक और बड़ा सा एग्जाम्पल. और क्या करते थे? इस सरप्लस लैंड को शो ना करने के लिए बहुत सारी प्लेसेस में जो बहुत ही रिच फार्मर्स हुआ करते थे, ठीक है, जिनके पास में बहुत सारी खेती किसानी की जमीन होती थी, लेकिन अब उनके अकॉर्डिंग मतलब उन्हें जितनी सीलिंग लिमिट मिली है वो तो उतनी ही रख सकते हैं. सो क्या करते थे? अपनी वाइफ को डाइवोर्स दे दिया करते थे, बट कंटिन्यू टू लिव विद देम. यानी कि जस्ट सपोज ये ए और बी है, ठीक है, ये दोनों कपल हैं, ये हस्बैंड है और ये वाइफ है. क्या कर दिया? दोनों ने एक दूसरे को डाइवोर्स दे दिया. रहे साथ में रहे, लेकिन ऑन पेपर तो डाइवोर्स हो चुका है. In order to avoid the provision of the Land Ceiling Act, which allowed a separate share for unmarried women but not for wives. अब देखो, ये जो लैंड सीलिंग एक्ट था, इसमें क्या एक चीज होती थी? अपर लिमिट को सेट करते थे, लेकिन वो अपर लिमिट पर्टिकुलर फैमिलीज को लेके होती थी. और वुमेन का यहाँ पर क्या रोल होता था? जो अनमैरिड वुमेन होगी उसको लैंड राइट्स मिलेंगे, ना कि वाइफ्स को. जस्ट सपोज अब जैसे ये हस्बैंड वाइफ है तो फिर इसको कोई भी तरह का, किसी भी तरह का कोई लैंड नहीं मिलेगा, लेकिन अगर ये अनमैरिड वुमेन है तो फिर इसको लैंड राइट्स मिल जाएगा. तो क्या करते थे? एक दूसरे को डाइवोर्स दे देते थे और फिर संपत्ति किसके? दोनों के नाम पे हो जाती थी, है ना. मतलब इसको भी मिलेगा फिर लैंड और इसको भी मिलेगा लैंड, तो दोनों एक ही लैंड पे जो है बढ़िया से खेती किसानी करते थे और उसके बाद में खूब सरप्लस कमाते थे. लेकिन ऑन पेपर क्या है? ऑन पेपर तो ये दोनों डाइवोर्सी हैं. सो इस तरह के ट्रिक्स यूज करके, इस तरह की स्ट्रैटेजीज को यूज करके जो लैंड ओनर्स थे वो बच जाते थे. किससे? सीलिंग से. The agrarian structure, सीलिंग लॉ से मतलब, the agrarian structure varies greatly across India and the progress of land reforms has also been uneven across the states. अब क्या एक चीज यहाँ पे कह रहे हैं, जो अग्रेरियन स्ट्रक्चर होता था पूरे इंडिया में वो डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट होता था, और जो लैंड रिफॉर्म्स का प्रोग्रेस था वो भी अनइवन था. यानी कहीं कहीं पर तो ये जो लैंड रिफॉर्म्स हम कर रहे हैं, ये जो एक्ट्स की हम बात कर रहे हैं, ये बहुत अच्छे से इंप्लीमेंट थे, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टेट्स थे, बहुत सारे ऐसे रीजन्स थे जहां पर ये वर्क नहीं कर रहे थे. So on the whole, however, it can be said that the agrarian structure, although it has changed substantially from colonial times to the present, remains highly unequal. So इन सारी चीजों से जो भी हमने डिस्कस किया, इससे एक चीज तो समझ में आती है कि ये जो अग्रेरियन स्ट्रक्चर है ये चेंज तो होता है प्री कॉलोनियल से कॉलोनियल में, कॉलोनियल से प्रेजेंट में, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा अनइक्वल है. क्लियर है? आए यहाँ तक समझ में? तो जितनी भी चीजें हमने अभी तक डिस्कस करी एक बार रिवाइज कर ले शॉर्ट में बिल्कुल. सबसे पहले तो हमने देखा कि ये एक सिस्टम वर्क करता था. नाउ व्हाट हैपेंड आफ्टर इंडिपेंडेंस? आफ्टर 1947 नेशनल प्लानिंग कमीशन बनती है. ठीक है, क्या बनती है? नेशनल प्लानिंग कमीशन, या फिर नेशनल प्लानिंग प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं जिसके अंदर हम 5 ईयर प्लान्स को पढ़ते हैं, और इसमें एग्रीकल्चर को और इंडस्ट्रियलाइजेशन को फोकस किया जाता है. यहाँ पर हम स्पेशली बात कर रहे हैं एग्रीकल्चर की. सो एग्रीकल्चर जहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा लो प्रोडक्टिविटी थी, साथ ही साथ हमें फूड ग्रेन्स को लेके डिपेंडेंट होना था दूसरी कंट्रीज पर, हमारे इंटेंस पॉवर्टी थी, इसलिए हमने एग्रीकल्चर के स्ट्रक्चर को चेंज करने की बात करी और हमने कहा कि हम इसमें लेके आएंगे, सबसे पहले करेंगे लैंड रिफॉर्म्स. क्यों करेंगे लैंड रिफॉर्म्स? क्योंकि ये जो मतलब जो हमारे यहाँ पर लैंड को लेके लॉज हैं वो बहुत ही मतलब पूरे के पूरे एग्रीकल्चर को उन्होंने एक्सप्लॉइट कर दिया है, और इस पॉवर्टी को ख़त्म करने के लिए, इन सारी समस्याओं का समाधान है कि लैंड रिफॉर्म्स किए जाएं, लैंड को रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाए फ्रॉम द रिच टू द पुअर. इसके लिए हम लेके आते हैं 3 मेन लैंड रिफॉर्म्स, जिसमें आपका सबसे पहला है एबॉलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम. ठीक है, अब इस एक सिस्टम के अंदर हमने क्या किया? जमींदार का जो पूरा रोल था उसको कर दिया खत्म, और गवर्नमेंट और कल्टीवेटर इन दोनों के बीच में हो गया अब डायरेक्ट कांटेक्ट, और अल्टीमेट एम था कल्टीवेटर की पोजीशन को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना, कल्टीवेटर को
पावरफुल बनाना या पीजेंट्स को, ठीक है। ये था आपका फर्स्ट लॉ। सेकंड था आपका टीनेंसी रेगुलेशन एक्ट, टीनेंसी रेगुलेशन एक्ट या फिर टीनेंसी अबॉलिशन और रेगुलेशन एक्ट, टीनेंसी अबॉलिशन और रेगुलेशन एक्ट। यहां पर हमने क्या किया, यहां पर जो टीनेंट्स थे, या तो ये टीनेंसी को पूरी तरह से खत्म कर दो या फिर टीनेंसी को लेके या टीनेंट को लेके लिमिट को निर्धारित कर दो, रेगुलेट करो टीनेंसी को, कितना % रेंट जो है टीनेंट को देना है, यानी अल्टीमेटली या तो टीनेंट्स को ही लैंडलॉर्ड बना दो, ठीक है। इस तरह का रिफॉर्म हमने सेकेंडली किया। हमारा थर्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो है लैंड सीलिंग एक्ट, लैंड सीलिंग एक्ट। इसमें हमने क्या किया, अपर लिमिट डिफाइन कर दी कि लैंड को लेके कितनी लिमिट होगी, एक फैमिली के पास में, पर्टिकुलर फैमिली के पास में कितनी लैंड होनी चाहिए। इसमें हमने किन चीजों का ध्यान रखा, इसमें हमने ध्यान रखा प्रोडक्टिविटी का, कि किसी पर्टिकुलर लैंड की प्रोडक्टिविटी कितनी है, रीजन टू रीजन लैंड किस तरह का है, ये एक चीज हमने ध्यान रखी, है ना। इन सारे फैक्टर्स को और भी ऐसे ही फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए फिर हमने अपर लिमिट को जो है डिसाइड किया, एक पर्टिकुलर फैमिली की कितनी होगी। लेकिन इन सारी चीजों के बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी थे, ठीक है। ये तीनों लॉ जो हमने डिस्कस किए इनके नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी थे। क्या थे वो? क्या चीजें हमने यहाँ पे डिस्कस करी, एक बार वापस से रिकॉल कर लेते हैं। अब इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या थे? तो सबसे पहले तो सभी रीजन्स में पूरी तरह से इंप्लीमेंट नहीं हुआ था, तो सबसे पहला नेगेटिव इंपैक्ट हमें देखने को मिल रहा है, दैट इज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन को लेके बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिली, सभी रीजन्स में इक्वली नहीं हुआ। अनइक्वल स्ट्रक्चर तभी भी देखने को मिला, अनइक्वल अग्रेरियन स्ट्रक्चर हम कह सकते हैं, वो आज भी है। यानी जैसे अनइक्वल अग्रेरियन स्ट्रक्चर, यानी जो रीडिस्ट्रीब्यूशन हुई लैंड होल्डिंग्स की वो अभी भी इक्वल नहीं है, पीपल बच जाते थे। जैसे ये लैंड सीलिंग में हमने डिस्कस किया कि जो एक अपर लिमिट थी उसके अलावा भी सरप्लस लैंड लोगों के पास में होता था और गवर्नमेंट इसे आइडेंटिफाई नहीं कर पाती थी, ट्रिक्स के थ्रू, स्ट्रैटेजीज के थ्रू जो पीपल होते थे वो बच जाते थे। बहुत सारी जगह पर ये जो जमींदारी सिस्टम है ये पूरी तरह से अबॉलिश नहीं हुआ, जमींदार का रोल जो है तब भी प्रिविलेंट था और शायद आज भी बहुत सारे गांव में प्रिविलेंट है। आज भी बहुत सारे जमींदार जो हैं वो वर्क कर रहे हैं, एक्चुअल लैंडलॉर्ड्स बन चुके हैं, और मतलब एक्चुअल लैंडलॉर्ड्स बन चुके हैं। जमींदारी वाला जो एक सिस्टम अबॉलिशन एक जो जमींदारी का सिस्टम था वो तो हमने अबॉलिश कर दिया, ये जो मतलब इंटरमीडिएट्स थे उनको हमने खत्म कर दिया। लेकिन आज भी ऐसा गांव वगैरह में होता है, गांव देहातों में, कि जो जमींदार होते हैं यानी कि जिनके पास में लैंड होती है, एक्चुअल लैंडलॉर्ड्स जो हैं वो पीपल को या किसानों को और फार्मर्स को जो है लोन दे देते हैं और उस लोन को वो फार्मर जो है रीपे नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हमने देखा कि फार्मर सुसाइड के केसेस हमें देखने को मिलते हैं और भी ऐसे ढेर सारे रीजंस। तो इसके नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं, इसके पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं, क्योंकि इसके बाद में हमारे यहाँ पर जो लैंड रिफॉर्म्स थे उनका इम्पैक्ट हमें रूरल सोसाइटी में देखने को मिला था, यानी कि प्रॉस भी हैं और कॉन्स भी हैं दोनों ही सिस्टम के। क्लियर है? आए यहाँ तक समझ में जो भी चीजें हमने अभी तक पढ़ी। नाउ दिस स्ट्रक्चर पुट्स कॉन्स्टेंट्स ऑन एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी। इस एक पूरे स्ट्रक्चर की वजह से हमारी एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी के ऊपर कांस्टेंट लग गई, यानी कि वो थोड़ी बहुत कम भी हो गई थी। कैसे कम हो गई थी? क्योंकि कुछ ही लोगों के पास में लैंड है, वही जो है सारा कुछ पैसा अर्न कर रहे हैं, रिच और पुअर का जो गैप है वो और ज्यादा बढ़ गया इन लैंड रिफॉर्म्स के थ्रू। ये हम नेगेटिव इंपैक्ट्स पढ़ रहे हैं, पॉजिटिव हमने पहले पढ़ लिए। ये कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी भी कम हुई थी। Land reforms are necessary not only to boost agricultural growth but also to eradicate poverty in rural areas and bring about social justice। अब land reforms को करना जरूरी क्यों था? क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चरल ग्रोथ को या उस स्ट्रक्चर को ही चेंज नहीं करते हैं, बल्कि ये पावर्टी को खत्म करने में भी हमारी हेल्प करते हैं। क्योंकि लैंड रिफॉर्म्स का या लैंड डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ही क्या है? रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड
redistribution of land from rich to poor। बेसिक जो डेफिनेशन है आपकी लैंड रिफॉर्म्स को लेके वो ये है, जहां पर आप रिच से पुअर को लैंड जो है रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चरल ग्रोथ ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि पॉवर्टी को भी खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, सोशल जस्टिस लाने की भी कोशिश कर रहे हैं। क्लियर है? आए यहाँ तक समझ में? कोई डाउट तो नहीं है कि इंडिपेंडेंस के बाद में हमने किस तरह के लैंड रिफॉर्म्स करे, उसके क्या इम्पैक्ट्स थे। देखो पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी थे, नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी थे, बट एट लास्ट अगर हम इसको कंक्लूड करें सो हमने यहाँ पर बहुत सारी कोशिशें करी लैंड रीडिस्ट्रीब्यूट करने में, पॉवर्टी को खत्म करने में। बहुत सारे ऐसे पीपल थे, बहुत सारे मतलब, जिनके पास में लैंड नहीं था, लेकिन हमने इंश्योर किया कि उनके पास भी लैंड हो, भले कम हो लेकिन एटलीस्ट उनके पास में भी लैंड हो। उनके पास लैंड होगा, वो प्रोड्यूस कर पाएंगे, उनकी इनकम आएगी, वो अच्छे से रह पाएंगे। यानी सोशल जस्टिस, पॉवर्टी को इरेडिकेट करना, एग्रीकल्चरल ग्रोथ इंश्योर करना, इन सारी चीजों पर हमने फोकस किया। और ऐसा नहीं था कि हमारी एग्रीकल्चरल ग्रोथ जो है वो कम हो गई थी, बल्कि हाँ ये है कि जितना हमने एक्सपेक्ट किया था उतनी नहीं आई थी, हमें लो प्रोडक्टिविटी मिली। और लेकिन धीरे धीरे टाइम के साथ में हमने एग्रीकल्चर में ढेर सारे रिफॉर्म्स किए। क्लियर है? ये टॉपिक समझ में कोई डाउट तो नहीं होगा। अब स्टिल अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है, आपका अपना कोई सजेशन है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। एक और चीज कि आप जो है मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को कैसे एक्सेस करोगे, तो ये सभी वीडियोस देखने के लिए क्या करना है, गूगल पे जाना है, एंटर करना है magnetbrains.com। जैसे ही वो एंटर करोगे आपके सामने मैग्नेट ब्रेन्स एजुकेशन प्लेटफॉर्म ओपन होगा। स्क्रॉल करोगे, देखोगे किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक के सभी क्लासेस के सभी कोर्सेज अवेलेबल हैं। आपको जो भी क्लास स्टडी करनी है, जैसे सपोज क्लास 12th पढ़ना है, 12th पे क्लिक किया, 12th में सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोस आएंगे, और स्क्रॉल करोगे और भी ढेर सारे वीडियोस देखने को मिलेंगे। सभी के नीचे वॉच नाउ का बटन है, आपको जो भी सब्जेक्ट स्टडी करना है वॉच नाउ पे क्लिक किया, सब्जेक्ट से रिलेटेड चैप्टर वाइज वीडियोस आएंगे, चैप्टर पे क्लिक करोगे, चैप्टर से रिलेटेड सब टॉपिक्स आएंगे, यहाँ भी सभी के आगे वॉच नाउ का बटन है। अब आपको जो भी टॉपिक स्टडी करना है वॉच नाउ पे क्लिक किया और ये वीडियो ओपन। अब यहाँ से नेक्स्ट वीडियो देखना है, नेक्स्ट वीडियो पर क्लिक करो, ये नहीं देखना है कुछ और देखना है, यहाँ से कैंसिल कर दो। सो बहुत ही इजीली आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं। ये आपको 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करती है। सो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।